गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम सब पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर सौर मंडल में है पृथ्वी। ये 6th क्लास का चैप्टर है। ये उन बच्चों के लिए है और सी टेट करने वाले जितने भी लोग हैं उसे वो भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जब रात हो जाती है तो आकाश में सौरमंडल में हमारे बहुत सारे तारे चमकते हैं और कुछ तारे नहीं चमकते, जिनकी चमक हमें मिलती है। आप उनको देख सकते हैं और कुछ धुंधले हो जाते हैं। ठीक है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। एक नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। यानी कि जब आप रात के अंधेरे में चंद्रमा को पूरा उगता हुआ देखते हैं तो उसे पूर्णिमा की रात कहा जाता है। और अगले 15 दिन बाद अमावस्या होती है, यानी कि हम एक महीने को हम 15 डेज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 15वां दिन पूर्णिमा का होगा और उसके 15वां दिन अमावस्या का होगा। अमावस्या, ध्यान रहे, अमावस्या में काली रात होती है और पूर्णिमा में पूरा चांद निकलता है। अमावस्या में चांद नहीं निकलता। आगे बढ़ते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। यानी कि जो रात में चीज़ें आपको चमकती हुई दिखती हैं वो हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, जो चीज़ें रात में चमकती हैं आसमान में, जैसे कि सूर्य, आप सूर्य को रात में नहीं देख सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं तथा कुछ तारों को देख सकते हैं। ठीक है, जो रात में चमकते हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके आसपास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं या सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, यानी कि जो खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे कि आपको ऊपर बताया गया है कि आकाश में चंद्रमा तथा कुछ तारे जो कि चमकते हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। उनके पास वो बड़े आकार के होते हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है तथा वे गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं।
इनके आसपास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ठीक है, ये गैसों से बने होते हैं। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है कि खगोलीय पिंड जो कि चंद्रमा और कुछ तारे हैं वो गैसों से बने होते हैं, उनका बड़ा आकार होता है और गर्म होते हैं। चाहे तो आप इस लाइन को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश भी होता है। ठीक है, जिसे वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज की रीडिंग करते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य पढ़ा होगा, अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। यानी कि रात के समय आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो सूर्य के जैसे ही हैं, लेकिन हम उनसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। इसकी वजह से हम उनकी ठंड को, उनकी ऊष्मा यानी कि ताप, गर्मी, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से वो हमें बहुत ही छोटे दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि आप आसमान में हवाई जहाज उड़ते हुए देखते हैं तो आपने देखा होगा कि हवाई जहाज बहुत ही ज़्यादा छोटा दिखाई देता है। ठीक है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, रात्रि में जब आप देखते हैं, आसमान की ओर देखते हैं ना आप, और आपको बहुत ज़्यादा ग्रुप, जैसे कि तारों का एक समूह प्रतीत होता है, उसे क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, आपको जब ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। ठीक है, यानी कि जो 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। ये आपकी एक्टिविटी है, आप चाहे तो इसे कर भी सकते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ठीक है, यानी कि पहले के टाइम में लोगों को दिशाओं को जानने के लिए वो लोग तारों का प्रयोग करते थे, तारों की दिशाओं का प्रयोग करते थे। जैसे कि उत्तरी दिशा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। इंग्लिश में इसे पोल स्टार भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, यानी कि आपकी उत्तर दिशा जिस जगह पर है उस जगह यह आपको ध्रुव तारा हमेशा दिखाई प्रतीत होगा। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह तर ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। यानी कि जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक लड़की खड़ी है और उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ है और वह उत्तर दिशा की तरफ देख रही है, यानी कि उसे सीधा ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है और उसकी निगाहों से और ध्रुव तारे की ओर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। ठीक है, इससे यह प्रतीत होता है कि वह ध्रुव तारे को आसानी से देख पा रही है। इस तरह से आप भी ये प्रयोग कर सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं,
ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्रकाश करती है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। यानी कि आपने पिछले पेज पर यह हमने पढ़ा था कि खगोलीय पिंड किन्हें कहते हैं। वो चंद्रमा तथा कुछ ग्रह जो आसमान में चमकते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है, उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, जिसका अर्थ है चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की ओर तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, यानी कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, आप सभी जानते हैं, और अपना संपूर्ण प्रकाश वह सूर्य से प्राप्त करती है। आपको पता है कि सूर्य से प्रकाश धरती पर आने पर 8 सेकंड का समय लगता है, और सूर्य पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। यदि अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पर खड़ा हो जाए जाकर, तो उसे हमारी पृथ्वी चमकती हुई चंद्रमा की तरह प्रतीत होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। यानी कि आसमान में जो आपको चंद्रमा दिख रहा है वह एक उपग्रह है, और यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर है यानी कि उसका फ्रेंड है हमारी पृथ्वी का, और ये इसके पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। आज आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा हमेशा हमें महीने में, दिन में, रात में प्रतीत होता है, दिखाई प्रतीत होता है। सूर्य 8 ग्रह सौरमंडल, सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, मीटियोर्स और एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। यानी कि जैसे आप पिछले पेज पर भी देख सकते हैं, जैसे कि आप इस पेज पर देख सकते हैं कि सूर्य सेंटर में है सौरमंडल के, और उसके सारी कक्ष में ग्रह अपनी अपनी कक्षा में चल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सभी अपनी कक्षा में चल रहे हैं, और सूर्य से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यानी कि पहले बुध है सबसे निकटतम तारा, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, फिर मंगल, फिर जुपिटर, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, आप सभी को समझ आया। फिर हम अब दोबारा पिछले पेज पर। सौरमंडल, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जैसा कि हमने उस पिक्चर में देखा था कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी
ऊष्मा तेज अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे अधिक नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, यानी कि सूर्य हमेशा केंद्र में रहता है सौरमंडल के, और यह बहुत बड़ा है। यह गर्म गैसों से बना है और इसका खिंचाव पूरे सौरमंडल के ग्रहों को बांधे रखता है। ठीक है, यानी कि जो सौरमंडल की कक्षाएं हैं वो सूर्य से एक खिंचाव की वजह से बंधी हुई हैं। इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा महसूस नहीं करते। ठीक है, सूर्य सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है, लेकिन इसकी जो अत्यधिक ऊष्मा है हम महसूस नहीं कर पाते। सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे दूर है, यानी कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है, यानी कि आप अगर इसे याद करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, जिसे ये कक्षा कहलाती है। यानी कि ये सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में एक कक्षा में बंधे होते हैं, और उन्हें जितने भी दिन लगते हैं उस कक्षा में वह चक्कर लगाते ही रहते हैं सूर्य का। ठीक है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं, 88 डेज लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। यानी कि सूर्य बुध के सबसे नज़दीक है, और उसको पूरा एक सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन यानी कि 88 डेज का टाइम लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि उसकी आकार और एक आकृति दोनों ही पृथ्वी के समान। यस, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। यानी कि खगोलीय पिंड ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले जो खगोलीय पिंड खोजे गए थे, अब वो बौने ग्रह यानी कि प्लूटो ग्रह कहे जा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, यानी कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का आकार गोल है। ठीक है, और सूर्य से दूरी उसकी तीसरा ग्रह है। ठीक है, सूर्य से तीसरा ग्रह है क्रम में, सौर मंडल में के क्रम में तीसरा ग्रह है, और आकार में यह सबसे बड़ा है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यानी कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का आकार यह है और यह उसके ध्रुव हैं, यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल। यही कारण है कि भूभाग कहा जाता है।
इसके आकार को भूआब कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी के समान आकार। ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर आप निवास करते हैं और यह ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, यानी कि आप पानी का प्रयोग करते हैं, पानी पीते हैं और वायु से आप सांस लेते हैं। ठीक है। उसके माध्यम वायु से आप सभी सांस लेते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, यानी कि बिना वायु के आप जीवित नहीं रह सकते। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के आप जीवन की हम सभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसका दो तिहाई सतह पानी से ढकी हुई है। यानी कि जब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाता है तो यह नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि यह 2/3 हिस्सा इसका पानी से ढका हुआ है। ठीक है। चंद्रमा, यानी कि पृथ्वी बहुत ही सुंदर है अगर अंतरिक्ष से देखने पर। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। चंद्रमा, उसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यानी कि आप सभी को बताया था मैंने कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं और चंद्रमा खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। यानी कि आपने पिछले पेज पर पढ़ा था कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और आपने इस वाले पेज में यह जाना कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। यानी कि सूर्य बहुत ही ज़्यादा दूर है और चंद्रमा हमारे पृथ्वी के समीप ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है। हम इस वाले पिंक कलर के इस बॉक्स को पढ़ना चाहेंगे। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार एक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी आपको पता चल गया कि उपग्रह क्या होता है। एक खगोलीय पिंड होता है जो कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है। जैसे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना। ठीक है। ओके। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि है। यानी कि आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं कि भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS और एडुसेट है। ठीक है। और ये मानव निर्मित उपग्रह वह होते हैं, ये कृत्रिम पिंड होते हैं जो कि वैज्ञानिक द्वारा बनाए जाते हैं। आप इस वाले उपग्रह को देख सकते हैं कि ये अंतरिक्ष में भेजा गया है रॉकेट के माध्यम से और इसका प्रयोग संचार माध्यम के लिए किया जाता है। जैसे कि आपके घरों में लगे हुए ना डिश टीवी, आप सभी के घर में लगे हुए हैं जिसके माध्यम से आप कोई भी न्यूज़ चैनल, टीवी सभी आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं आप। हाँ जी। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर
एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, यानी कि आप चंद्रमा का सिर्फ एक ही सिरा देख पाते हैं, जबकि दूसरा सिरा आप कभी नहीं देख पाते। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, यानी कि आपके रहने के लिए योग्य नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, गड्ढे, मैदान हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक है, यानी आपको क्लियर हो गया कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, वो भी 27 दिनों में, और इतने कम समय में वह अपने अक्ष पर ही एक चक्कर पूरा कर पाता है। ठीक है, और आप चंद्रमा का सिर्फ एक ही सिरा देख सकते हैं, दूसरा सिरा आप नहीं देख पाते। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। और चंद्रमा की जो परिस्थितियां हैं वह जीवन के लिए बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि उनकी सतह पर यानी कि उसके सरफेस पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं, जिसकी वजह से आप वहाँ पर स्टे नहीं कर सकते। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्यक छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। यानी कि आप इस वाले पेज पर देख सकते हैं कि जो ये वाला सरफेस है, यानी कि मंगल और जुपिटर के बीच में जो ये वाला सरफेस है, ये सारा क्षुद्र ग्रह पट्टी है, जिसके अंदर सारे एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ठीक है, यानी कि जब ये वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, यानी कि ग्रहों के ही भाग हैं, वो बहुत पहले बहुत वर्षों पहले एक विस्फोट के कारण यह टूट गए, और जिसकी वजह से यह पूरे सौरमंडल में बिखर गए। ठीक है, उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। यानी कि ये जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ये उल्कापिंड, और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इनके, और जब इनके अंदर पृथ्वी से जब ये इतनी नज़दीक आ जाते हैं तो ये पृथ्वी पर इनकी प्रवृत्ति गिरने की हो जाती है, पृथ्वी पर इनकी गिरने की प्रवृत्ति हो जाती है, और इस प्रक्रिया में वह वायु के साथ घर्षण करने पर, वायु के साथ रगड़ खाने पर ये गर्म हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हमें ये टूटता तारा प्रतीत होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि रात को जब आप छत पर सो रहे होंगे तो, या फिर आप वहाँ पर घूम रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि टूटते हुए तारे आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो कोई टूटता तारे नहीं होता, वो उल्कापिंड होते हैं। क्लियर? चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा एक राजस्थान में हुआ है। एक उल्कापिंड राजस्थान में गिर गया और वहाँ पर एक झील का निर्माण हो गया। ठीक है, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर चमकते हुए लाखों तारों का समूह जिसे ही देखते हैं, वह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। ठीक है, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। यानी कि पहले ये माना जाता था कि प्राचीन समय में जो एक पट्टी चमकती हुई प्रतीत हो रही है, उसे
बहती नदी बोला जाता था। ठीक है, प्रकाश की बहती नदी बोला जाता था। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में इसमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यानी कि आकाशगंगा में जो सारी आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों से मिलकर बनी है, उसे ये बहुत सारी आकाशगंगाएं ब्रह्मांड कहलाती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, और इसे वैज्ञानिक इसके बारे में जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके हाथ में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हम इसके अब नोट्स करते हैं। गुड बाय एवरीवन। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।